जो ये पूरी हड़ताल और ये जो मार्चेस वगैरह शुरू हो गई हैं, जो कि ड्रामेटिक थी, मतलब बिल्कुल ही पूरे देश को पैरालाइज कर दिया था, ऐसी पॉपुलर अपराइजिंग थी। जो रूलिंग पार्टीज़ हैं, जो रूलिंग क्लास है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो जो आम जनता है उसका कंसेंट जो है वो उनको प्राप्त नहीं होता है। हमने ये ऑर्गेनिक क्राइसिस इस वक्त बोलीविया में देखा है कि 50 दिन तक 60 दिन तक लोगों ने ऐसी नाकेबंदी की। पूरी ओलिगार्की है, न केवल बोलीविया की, पूरी लैटिन अमेरिका की जो ओलिगार्की है उसका बहुत बड़ा जोड़ यूएस इंपीरियलिज्म के साथ है। ये इतिहास है 1810-1820 से शुरू हुआ और जिसको कि आज वो रोक नहीं रहे हैं, उसको और तेज़ी से बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए 200 साल पुराना मनरो डॉक्ट्रिन आज फिर से उसकी बातें की जा रही हैं। उस वक्त तक साम्राज्यवाद टर्म भी नहीं उभरा था, लेकिन उन्होंने उसी वक्त से कहना शुरू कर दिया था कि जो हमारा ऊपर का नेबर है, इससे हमें बच के रहना होगा। लेकिन लैटिन अमेरिका पोलराइजेशन इज़ अ क्लास वॉर। वो एक वर्ग संघर्ष हो रहा है, वो एक क्लास वॉर चल रही है वहाँ पे, और इसीलिए इतनी कोशिश की जा रही है कि भाई कोई दूसरा विकल्प उभर के आ ही ना सके। कहने को तो दुनिया में ग्लोबलाइजेशन हो गया है, लेकिन असल में दूसरे देशों में क्या चल रहा है ये कम ही लोग जानते हैं। दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया में पिछले 50 दिनों से मजदूर, किसान, शिक्षक, छात्र, माइनर्स और मूल निवासी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बोलीविया के शोषण का तो लंबा इतिहास है ही, लेकिन इसके साथ ही साम्राज्यवाद के खिलाफ यहाँ के मूल निवासियों के संघर्ष का एक गौरवशाली इतिहास है। बोलीविया वही देश है जहाँ अमेरिका समर्थित बंदूकधारियों के हाथों अर्जेंटीना के मशहूर क्रांतिकारी चे गुएवारा की शहादत हुई। न्यूज़ थाली आज बात कर रहे हैं प्रोफेसर सोनिया सुरभि गुप्ता से, जो नई दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में लैटिन अमेरिका स्टडीज़ की प्रोफेसर रही हैं। वे उन फैकल्टी सदस्यों में से रही हैं जिन्होंने भारतीय विश्वविद्यालयों की ऑटोनॉमी के लिए लगातार आवाज़ उठाई है। बोलीविया का संघर्ष के बारे में जानने के लिए शायद ही इनसे बेहतर कोई इंसान होगा। थैंक यू प्रोफेसर हमारे साथ आज बैठने के लिए। पहला सवाल हमें ये जानना था कि बोलीविया में विरोध प्रदर्शन ज़मीन के अधिकारों की रक्षा और ईंधन सब्सिडी के बचाने के लिए एक मार्च के रूप में शुरू हुए थे, जो बाद में राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग करने वाली एक आम हड़ताल में बदल गए। क्या आप एक ओवरव्यू दे सकती हैं कि यह आंदोलन कैसे बढ़ा और क्या मौजूदा आर्थिक संकट के अलावा भी लोगों के मन में कोई गहरी नाराज़गी है? जी, जिस नाराज़गी की आप बात कर रही हैं वो तो एक 500 साल पुरानी नाराज़गी है, जिसके बारे में मैं बाद में तफसील से बात करूँगी। लेकिन फ़िलहाल जो बोलीविया में हो रहा है या हुआ है कहें, क्योंकि अभी कल परसों ही वहाँ पे एक एग्रीमेंट हो गया है जो बोलीविया की सरकार है, जिसके कि प्रेसिडेंट रोड्रिगो पास हैं, उनके बीच में और जो वहाँ की जो सबसे बड़ी यूनियन है COB, उनके बीच में एक एग्रीमेंट हो गया और फ़िलहाल हड़ताल रुक गई है। लेकिन ये इस बात का संकेतक बिल्कुल नहीं है कि लोगों की नाराज़गी भी ख़त्म हो गई है। असल में हम अगर बिल्कुल जो अभी हुआ है उसकी बात करें तो जो ये पूरी हड़ताल और ये जो मार्चेस वगैरह शुरू हो गई हैं, जो कि ड्रामेटिक थी, मतलब बिल्कुल ही पूरे देश को पैरालाइज कर दिया था, ऐसी पॉपुलर अपराइजिंग थी जिसमें कि जैसा आपने कहा मज़दूर, औरतें, ख़ासकर जिनको मूल निवासी, जो आदिवासी नहीं बल्कि जिनको कि वहाँ के इंडिजिनस लोग हैं, उनकी उनकी जो नेतृत्व में जो औरतें थी सामने, वो सारी देख के वहाँ की जो इमेजेस आई हैं उनको देख के ऐसा लगा कि बोलीविया में एक जो क्रांति हमने 2005 में देखी थी, एक तरह से वो 2005 की क्रांति इस तरह की थी कि वो इलेक्शंस के थ्रू आई थी। बोलीविया एक ऐसा देश है, शायद हमारे दर्शकों को ना मालूम हो कि दक्षिण अमेरिका में ये एक ऐसा देश है जिसमें कि मूल निवासियों की जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि 500 साल पहले यानी 1492 में जब स्पेनिश उपनिवेशवाद वहाँ पे शुरू हुआ, उस वक्त जो वहाँ पे जो लोकल सिविलाइजेशंस थे दक्षिण अमेरिका में, इतिहास यूरोपियों के आने से नहीं शुरू हुआ, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस थी। तो बोलीविया में जो या बल्कि पूरे लैटिन अमेरिका में जो मूल निवासी वहाँ के थे वो बहुत कम रह गए, वो ख़त्म हो गए। जो डिज़ीज़ आई, जो इनह्यूमन लेबर कंडीशंस थी, उनसे वो तहस नहस हो गई उनकी संस्कृति। लेकिन
इतने वॉयलेंस के बावजूद, इतनी हिंसा के बावजूद भी उनका ऐसा नहीं है कि उनका नामो निशान ही हट गया हो। वो बहुत सारी देशों में उनकी भाषाएं अभी भी बोली जाती हैं, उनका जो कल्चर है वो अभी भी वहाँ पे, और उनका जो वर्ल्ड व्यू है वो भी अभी तक कायम है। और ख़ासकर बोलिविया में लगभग 62% मूल निवासी हैं। और ये मुझे लगता है कि जो इस वक्त हुआ है इसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो मूल निवासी जो है 1992 में जब 500 साल जो यूरोपीय आक्रमण हुए या इन्वेजन्स हुए, जिनको कि मतलब हम मानेंगे कि वो ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत है। आपने ग्लोबलाइजेशन की बात की, वो ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत वहीं से होती है 1492 में, जब बहुत तरह पहला उपनिवेशवाद वहीं से शुरू हुआ है ना। कॉलोनियलिज्म का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 1492 है। और बोलिविया जैसे देश आज इस बात का संकेत है कि वो यूरोपीय जो एक शासन के थ्रू जो एक कॉलोनियलिज्म और उसके बाद एक नियो कॉलोनियलिज्म, साम्राज्यवाद, उसके बाद ये जो पूरा एक इतिहास है, इस इतिहास को ख़त्म करने का अब समय आ गया है। ये बोलिविया की क्रांति जो हुई, मतलब क्रांति क्या हुई, उसको हम जो इलेक्शन के थ्रू 2005 में एवो मोरालेस जब आए इलेक्शन जीत के, वो एक असर्शन था। जो वहाँ के मूल निवासी थे उनका एक असर्शन था कि पहली बार पूरे दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और मेक्सिको जो नॉर्थ अमेरिका में है, इसमें पहली बार कोई मूल निवासी प्रेसिडेंट किसी भी देश का बना, और वो थे एवो मोरालेस। तो जब आप जो नाराज़गी की बात है, वो तो नाराज़गी का एक इतिहास है इन देशों में, लेकिन फ़िलहाल जो नाराज़गी थी वो यही थी कि 2005 में जब एवो मोरालेस जीत के आए, उनकी पार्टी का नाम था मूवमेंट फॉर सोशलिज्म। तो ये कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी या कोई कम्युनिस्ट पार्टी नहीं थी। ये आपको याद होगा 1990s में नियो लिबरलिज्म का ख़िलाफ़ जो वहाँ पे सोशल फोरम्स हुए, जो बहुत सोशल मूवमेंट्स हुए। बोलिविया में तो आपने कोचाबाम्बा का नाम सुना होगा, जहाँ पे वाटर वॉर्स हुई, वहाँ पे पानी को प्राइवेटाइज कर दिया गया। तो वहाँ के लोगों ने एक बहुत सक्सेसफुल स्ट्रगल की, क्योंकि वहाँ की सरकार को फिर वो प्राइवेटाइजेशन की डिक्री हटानी पड़ी, लोगों की जीत हुई। तो ये जो 1990s की पूरे लैटिन अमेरिका में जो सोशल मूवमेंट्स हुए, बोलिविया में बहुत उनका आदिवासी संगठनों का रोल रहा है उसमें। और वही आदिवासी संगठन अब 14-15 साल मूवमेंट फॉर सोशलिज्म की सरकार रही। वो कारण क्या थे उसके डिसइंटीग्रेट होने के, क्यों वो इलेक्शन हारे? इस बार 2025 के नवंबर में वो इलेक्शन हारे, और इलेक्शन जीते ये रोड्रिगो पास, जो कि सेंटर राइट का कैंडिडेट माना जाएगा। लेकिन इलेक्शन जीतते ही इनको भाई इनके जो आका हैं उनकी बात इनको माननी पड़ती है। अनफॉर्चुनेट टू से इट, एंड आई एम सॉरी टू यूज़ सच अ लैंग्वेज, बट ये सच है कि जो पूरी ओलिगार्की है, न केवल बोलिविया की, पूरी लैटिन अमेरिका की जो ओलिगार्की है, उसका बहुत बड़ा जोड़ यूएस इंपीरियलिज्म के साथ है। और जो ये पूरी जो ओलिगार्किक क्लास है जो बोलिविया में, वो कभी भी जो वहाँ के मूल निवासी हैं और जो वहाँ के गरीब किसान हैं, जो वहाँ के शोषित मज़दूर हैं, उनके इंटरेस्ट को वो नहीं रिप्रेजेंट कर सकती। और यही क्राइसिस है। आपने कहा ना कि कोई और भी ज़्यादा नाराज़गी है क्या, तो नाराज़गी एक ऑर्गेनिक क्राइसिस की है। ग्रामशी उसको ऑर्गेनिक क्राइसिस कहते हैं। जब कंसेंट जो रूलिंग पार्टीज़ हैं, जो रूलिंग क्लास है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो जो आम जनता है, उसका कंसेंट जो है वो उनको प्राप्त नहीं होता है। हमने ये ऑर्गेनिक क्राइसिस इस वक्त बोलिविया में देखा है कि 50 दिन तक, 60 दिन तक लोगों ने ऐसी नाकेबंदी की, रोड्स ब्लॉक किए, हज़ारों किलोमीटर की 27 दिन तक लंबी मार्च में वो लोग राजधानी में आए और अपने प्रेसिडेंट का इस्तीफ़ा इसलिए मांग रहे थे क्योंकि उन्हें लगा कि ये एक एथिकल क्वेश्चन है कि इस तरह का जीवन जीना जिसमें कि एक ओलिगार्किक क्लास आपको दबाए जा रही है, फ्यूल मतलब सब्सिडीज़ हटा दी हैं, किसके कहने पे? IMF के कहने पे, यूएस इंटरेस्ट को कहने में, बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कहने में। तो मुझे लगता है कि इसको सिर्फ ये मान लेना कि क्योंकि मतलब वो बहुत ज़रूरी है, उस पर आगे हम बात करेंगे कि जो लैंड वाला जो इशू था, हाँ, जो लैंड का जो उन्होंने लॉ निकाला था वो,
और जो फ्यूल सब्सिडी हटाई थी, जो फॉरेन करेंसी वगैरह की वजह से जो डिवैल्यूएशन हो रहा है, ये तो इमीडिएट कारण थे, ट्रिगर्स थे ये। लेकिन जो गहरी नाराज़गी है वो एक ऑर्गेनिक क्राइसिस की नाराज़ से जनरली। थैंक यू, आपने ये पूरा अच्छे से ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट सेट किया। आगे बढ़ने से पहले आप छोटा सा बता सकते हैं कि बोलिविया एक्चुअली में दक्षिण अमेरिका में है कहाँ, और ये जी। ज़रूरी क्यों है जानना? जी, ये मुझे लगता है कि इसकी भौगोलिक स्थिति और इतिहास दोनों जानना ज़रूरी है, ये जानने के लिए कि आज वहाँ क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। बोलिविया यदि आप देखें तो वो एंडीज़ जो साउथ अमेरिका है उसका नक्शे में एक उसकी स्पाइनल कॉर्ड की तरह एंडीज़ माउंटेन्स हैं, है ना, ऑन द वेस्टर्न साइड, सॉरी ऑन द ईस्टर्न साइड, है ना, जो पूरा उसको वेस्ट और ईस्ट में मैं इसलिए कंफ्यूज हो रही हूँ क्योंकि इट इज़ वेस्ट ऑफ इंडिया, सॉरी ईस्ट ऑफ इंडिया, नो सॉरी वेस्ट ऑफ इंडिया एंड द ईस्ट ऑफ, डिपेंड करता है कि आप नक्शे में कहाँ से जा रहे हैं। और ये मैं बात इसलिए कह रही हूँ कि ये कन्फ्यूजन बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। जैसे कि आपको मालूम है क्रिस्टोफर कोलंबस जब वहाँ गए दक्षिण अमेरिका तो यही सोच के गए थे कि मैं हिंदुस्तान के पहुँच रहा हूँ, और वो मरे भी जब 1503 में जब वो मरे तो यही सोच के मरे कि मैं तो हिंदुस्तान आ गया हूँ, इंडिया, इंडियंस, इसीलिए वहाँ के मूल निवासियों को रेड इंडियंस कहा जाता है, हाँ, बिकॉज दिस कन्फ्यूजन परसिस्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो ये जो हमारा तो उनके साथ एक नाता है, ये एक ऐतिहासिक नाता है हमारा लैटिन अमेरिका के मूल निवासियों के साथ कि उनको आज भी रेड इंडियंस कहा जाता है क्योंकि क्रिस्टोफर कोलंबस ने ये माना था। तो बोलिविया जो है ये राष्ट्र जो है ये इसके एक तरफ चिले है, हाँ, चिली, और दूसरी तरफ अर्जेंटीना है, ये लैंडलॉक्ड कंट्री है, हाँ। तो ये एक ऐसा देश है जैसा कि मैंने पहले बताया था जिसमें कि इंडिजिनस आइमारा लोग, जो उनकी जो वहाँ की लोकल भाषाएं हैं वो खूब बोली जाती है, और वहाँ की वो जो लोकल संस्कृति है वो बच गई क्योंकि ये लोग एंडीज़ माउंटेन्स में रहते थे, वहाँ की जो उसमें चले जाते थे, और वहाँ तक स्पेनिश उपनिवेशवाद उतना डीप और माउंटेन्स में नहीं पहुँच पाया। तो इन लोगों की अपनी जो चरित्र था वो बचा रहा, बाकायदा आज तक कायम है। तो बोलिविया एक ऐसा राष्ट्र है जो कि नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, और लिथियम वहाँ का बहुत ही बड़ा रिसोर्स है। तो ये भौगोलिक स्थिति तो यही है कि दक्षिण अमेरिका में, लेकिन दक्षिण अमेरिका में एक लैंडलॉक्ड कंट्री होने के साथ साथ ऐतिहासिक रूप से और डेमोग्राफिक रूप से ये इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आज भी मूलवासी बहुत बड़ी तादाद में हैं, रहते हैं। आपने लिथियम की बात की, तो बोलिविया लिथियम और रेयर मेटल, नेचुरल गैस, इन सब में बहुत रिच देश है। जी। अमेरिका ने अभी चल रहे विरोध प्रदर्शनों को तख्ता पलट की एक कोशिश बताया है और कहा है कि प्रदर्शनकारी नार्को आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं। क्या आप हमें लैटिन अमेरिका और खासकर बोलिविया में अमेरिकी दखल के इतिहास के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? लैटिन अमेरिका ने हमेशा लैटिन अमेरिका को अमेरिका ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने हमेशा, ये अमेरिका शब्द भी जो है ये बड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि जब हम लोग स्पेनिश में अमेरिकास कहते हैं तो हम ऊपर वाला जो देश है उसको एस्तादोस उनीदोस यानी यूनाइटेड स्टेट्स कहते हैं, और नीचे वाला जो है वो अमेरिकाज हैं, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो जो अमेरिका शब्द तक उन्होंने ले लिया है, हाँ, क्योंकि आमतौर की भाषा पे अमेरिका जब हम कहते हैं, ख़ासकर हिंदुस्तान में, तो अमेरिका से हमारा आशय संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ होता है। लेकिन इसी वजह से अमेरिका ने जब 1776 में जब वो एक देश के रूप में आज़ाद हुआ, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स जब पैदा हुआ, ठीक उसके कुछ दिनों बाद ही लैटिन अमेरिका के जो देश थे वो स्पेनिश उपनिवेशवाद से उनको इंडिपेंडेंस मिल गई, वो आज़ाद हो गए। 1810 और 1820 के बीच में वो आज़ाद हो गए। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगी कि एक नया आज़ाद हुआ देश 1776 में अमेरिका जो उनका नदर्न नेबर जो था, 1823 में मनरो डॉक्ट्रिन आ जाता है। आजकल मनरो डॉक्ट्रिन का बहुत जिक्र हो रहा है, डनरो डॉक्ट्रिन जो डोनाल्ड ट्रंप का नया डॉक्ट्रिन है। मनरो डॉक्ट्रिन क्या था? मनरो डॉक्ट्रिन ये था कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स का पूरे वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे कंट्रोल रहेगा, और यदि कोई और ताकत वहाँ आना चाहेगी तो उसको वो बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसको फिर तरह तरह के नाम देते गए उसको, फिर वो उन्होंने उसको पैन अमेरिकनिज़म कहा, हाँ। तो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने लैटिन अमेरिका को हमेशा अपना बैकयार्ड माना है,
और एक बहुत लंबा इतिहास है। 1823 के मनरो डॉक्ट्रिन से लेके 1898 में आप आइए, 1810 1820 में ये सारे देश आज़ाद हो गए थे, लेकिन क्यूबा आज़ाद नहीं हुआ था। क्यूबा अभी भी कॉलोनी था स्पेन का। 1898 में जब क्यूबा आज़ाद ही होने वाला था तो यूएस ने वहाँ पे अपनी दखलंदाजी की, स्पेन को हराया और क्यूबा को लगभग ऑक्यूपाई कर लिया। पुर्तो रिको को तो उसने अपना प्रोविंस बना लिया। आज उसकी क्यूबा से नाराज़गी सारी है कि पुर्तो रिको तो हमने हड़प लिया। और वो लोग ये कहते थे, एक राइट फ्रूट थ्योरी थी कि जैसे ही क्यूबा स्पेन से आज़ाद होगा वो फल की तरह टपक के हमारी गोद में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यूबा का अपना इतिहास है, वो कभी और हम उसका जिक्र करेंगे। लेकिन मैंने क्यूबा का जिक्र किया कि 1810 1820 में जब बाकी सारे देश आज़ाद हुए और आखिरी स्पेनिश कॉलोनी जो कि क्यूबा था 1898 में, इस पूरे दौर में लैटिन अमेरिका को ऑक्यूपाई करके उस पर अपना इन्फ्लुएंस बना के उस पर अपना वर्चस्व बनाए रखना, ये यूनाइटेड स्टेट्स की हमेशा से एक कोशिश रही। न केवल कोशिश, मेक्सिको का तो उसने आधा मेक्सिको ही हड़प लिया, जो ये लोअर कैलिफोर्निया, बाखा कैलिफोर्निया, जो नीचे जो यूनाइटेड स्टेट्स में जो पूरा स्पेनिश स्पीकिंग एरिया, फ्लोरिडा, मियामी, ये सारे एक ज़माने में क्या, आज से 150 साल पहले तक मेक्सिको का हिस्सा हुआ करते थे। तो लैटिन अमेरिका में जो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो ये रिलेशनशिप रही है, ये हमेशा से एक अनइक्वल रिलेशनशिप रही है। जो वहाँ के आज़ादी के जो लीडर्स थे, सिमोन बोलीवार, होसे मार्ती, उस वक्त तक साम्राज्यवाद टर्म भी नहीं उभरा था, लेकिन उन्होंने उसी वक्त से कहना शुरू कर दिया था कि जो हमारा ऊपर का नेबर है, इससे हमें बच के रहना होगा। तो ये इतिहास है 1810 1820 से शुरू हुआ और जिसको कि आज वो रोक नहीं रहे हैं, उसको और तेज़ी से बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए 200 साल पुराना मनरो डॉक्ट्रिन आज फिर से उसकी बातें की जा रही हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स का एक बहुत लंबा इतिहास रहा है और ख़ासकर 1960s, यदि आप 20वीं सदी की बात करें तो सारे कूदे ताक, सारे तख्ता पलट, वो आज जो एक पॉपुलर अपराइजिंग है बोलीविया में, उसको तख्ता पलट कह रहे हैं, लेकिन सारे तख्ता पलट लैटिन अमेरिका का कोई भी देश आप देख लीजिए। 1954 में ग्वाटेमाला से शुरुआत होके, ईरान की तो हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम तो लैटिन अमेरिका की बात करें, वहाँ से 1953 में ही हो गया था। 1954 में ग्वाटेमाला से लेके 1970s में जो मतलब अर्जेंटीना वगैरह की जो डिक्टेटरशिप रही, चिले की, इनका पूरा सपोर्ट अमेरिका ने किया है, CIA ने, इनमें इनका पूरा हाथ रहा है इन तख्ता पलट में। तो आज अमेरिका का ये कहना कि ये तख्ता पलट है, एक पॉपुलर अपराइजिंग को तख्ता पलट कहना, ये असल में वही डिस्टॉर्टेड नैरेटिव है जिसके तहत वो टर्म, सॉरी मुझे एक समय इसके लिए भी लेना पड़ेगा, ये नार्को आतंकवाद पूरे 50s और 60s और 70s में पिछली शताब्दी के, क्योंकि सोवियत यूनियन था तो ये बात करते थे कि कम्युनिज्म एक बहुत बड़ी थ्रेट है। अब कम्युनिस्ट तो थ्रेट रहा नहीं, समाजवादी खेमा ख़त्म हो चुका है, तो अब इनको एक नया कुछ ढूंढना है, तो वो नार्को आतंक, नार्को टेररिज्म इज़ अ टर्म जिसको कि इन्होंने ही ईजाद किया है। और आप ये देखिए, मैं ख़त्म करती हूँ अपनी बात इस पर, कि निकोलस मादुरो को, जो प्रेसिडेंट है वेनेजुएला के, 3 जनवरी को जब उन्होंने किडनैप किया तो किसने किया? जो उनका वो ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी है, ये कह के कि ये कार्टेल दे लोस सोलेस के चीफ हैं, हाँ, सरदना हैं। और बाद में जब उनको वहाँ पे ले गए तो DEA ने वो चार्ज ड्रॉप कर दिया, ये कह के कि कार्टेल दे लोस सोलेस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये नार्को आतंकवाद भी जो कम्युनिस्ट का इन्होंने हवा बना रखा था पूरे 20th सेंचुरी में, सेकेंड हाफ में, उसी तरह का एक डिस्टॉर्टेड टर्म है जिसको वो हस्तक्षेप करने के लिए लैटिन अमेरिका की राजनीति में लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने मादुरो के बारे में बात किया, और अभी तो जो पूर्व राष्ट्रपति बोलीविया के हैं एवो मोरालेस, वो तो अपनी ही ज़मीन में एग्जाइल में अभी अपना ज़िंदगी जी रहे हैं। तो जो अभी मौजूदा राष्ट्रपति पास हैं, उनके चुने जाने से पहले समाजवादी एवो मोरालेस 1 दशक से अधिक समय तक बोलीविया के सत्ता में थे। आज वो अपना एग्जाइल में हैं। अमेरिका साम्राज्यवाद के सामने मोरालेस जैसी शख्सियत का क्या महत्व है? एवो मोरालेस, निकोलस मादुरो, फिदेल कास्त्रो,
मतलब ये कुछ ऐसे लैटिन अमेरिकन लीडर्स हैं जिन्होंने कि अमेरिकी साम्राज्यवाद का उसी तरह से उसको मतलब नकारा जैसे कि 1810-1820 में लैटिन अमेरिका के जो आज़ादी के जो उस वक्त के नेता थे और या जो नेतृत्व जो कर रहे थे जैसे उन्होंने नकारा था। इसीलिए ये लीडर्स, और ये लीडर्स कोई सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, इनके पीछे पूरी एक पॉपुलर स्ट्रगल का इतिहास है, उसका उन्होंने नेतृत्व किया है। इंडिविजुअल्स का अपना एक महत्व होता है। एवो मोरालेस, जैसा कि मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था, पहले इंडिजिनस प्रेसिडेंट हैं किसी भी लैटिन अमेरिकी देश के। उनका जो पूरे 14-15 साल वो मतलब 10 साल रहे वो, उसके बाद लुइस आर्से बने प्रेसिडेंट, उन्हीं के साथ के थे। उनका जो उस वक्त बोलिविया में इतने सारे लोगों को उन्होंने, जो उनकी जो पॉलिसीज़ थी मास की, जो मास मतलब मूवमेंट टुवर्ड्स सोशलिज्म की जो पॉलिसीज़ थी, उससे बहुत सारे लोग गरीबी से उभरे। बहुत सारे लोगों को मेडिकल फ्री ट्रीटमेंट वगैरह, ये जो मतलब जो एक प्रोजेक्ट है, सोशल प्रोजेक्ट है, जिसको कि हमने वेनेजुएला में भी देखा और जिसको कि खैर क्यूबा तो एक उसका सिंबल है। हाँ? तो ये जो हमने देखा, ये इसकी वजह से उनकी एक बहुत पकड़ है लोगों में, लोग उनकी रेस्पेक्ट करते हैं एवो मोरालेस की। आपने कहा वो एग्ज़ाइल में है, एग्ज़ाइल में मतलब वो छुपे हुए इसलिए हैं क्योंकि जैसे कि निकोलस मदुरो को अगवा किया गया, इसी तरह से प्लान थी एवो मोरालेस को भी उठाने की, और वहाँ के इंडिजिनस लोगों ने घेराबंदी कर ली कि हम नहीं करने देंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई कैरिज्मा है एवो मोरालेस में, इस वजह से लोग उनको पसंद करते हो, ऐसा नहीं है। बात यह है कि वो जो एक मेमोरी है उस 10 साल की, जिसमें कि लोगों ने देखा कि एक सरकार हमारे लिए इतना कुछ कर सकती थी, एक सोशल प्रोजेक्ट बोलिविया के लिए एक ऑल्टरनेटिव, एक विकल्प हो सकता है, वो जो स्मृति है उसकी, हाँ, वो जो एक मेमोरी है उसकी, अभी रिसेंट मेमोरी, वो जो है लोगों को एवो मोरालेस से जोड़े हुए, और इसीलिए वो इतने ख़तरनाक बन जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। अब आप कहेंगे कि अगर वो इतने ही पॉपुलर थे तो इलेक्शन क्यों हारा मूवमेंट टुवर्ड्स सोशलिज्म, नवंबर 2025 के इलेक्शन क्यों हारा? ये एक बहुत ही दर्दनाक इसको कहेंगे हादसा रहा कि अंदर उनकी स्प्लिट हुई। पहले तो 2019 में तख्ता पलट किया यूनाइटेड स्टेट्स ने, वहाँ पे इंटरवीन किया, वहाँ पे तख्ता पलट किया, वहाँ पे वो जेनीन आर्नियस को बिठाया प्रेसिडेंट बना के, जो कि ज़्यादा नहीं चल पाए। तो ये जो एवो मोरालेस को हटाने का जो एक प्रोजेक्ट है, वो अमेरिकी साम्राज्यवाद शुरुआत से ही उनको नहीं झेल पा रहा था, उनको डीमोनाइज करता था। जैसे निकोलस मदुरो को, ऊगो चावेस को, ये जो सारे लीडर्स हैं इनको डीमोनाइज करते थे ये लोग। हाँ, तो इसलिए, और वो भी एक इंडियन मतलब एक मूल निवासी, उनके लिए तो उनको एक रेशियल हेट्रेड है। हमारे यहाँ जाति प्रथा है, वहाँ पे रेसिज्म का जो नेकेड ट्रूथ है वो उस जाति प्रथा से मिलता जुलता है। जाति प्रथा तो एक बहुत ही क्रूर व्यवस्था है, लेकिन जो वहाँ का जो रेसिज्म है उसको समझना पड़ेगा अगर हम समझना चाहें कि क्यों लोगों को, जो सेन्योरियल क्लास है वहाँ की, जो ओलिगार्किक क्लास है, जिसके कि रोड्रिगो पास एक रिप्रेजेंटेटिव हैं और जिसका कि हमेशा अमेरिकी साम्राज्यवाद के साथ एक गठबंधन रहा है, इसको समझने के लिए वहाँ के जो रेसिज्म जो है, इसीलिए वहाँ के जो फिलोसोफर्स हैं, वहाँ के जो डीकोलोनाइजिंग थिंकर्स हैं, जैसे कि अनीबाल किखानो, वो रेशियल कैपिटलिज्म की बात करते हैं कि सिर्फ पूंजीवाद नहीं बल्कि एक रेशियल कैपिटलिज्म है वहाँ। तो इसलिए एवो मोरालेस जैसे नेता वो इतने जो हैं अमेरिका के लिए इतना बड़ा खतरे का स्रोत बन जाते हैं। मोरालेस ने बिना किसी जन विरोध के वेनेजुएला के तेल क्षेत्र पर अमेरिकी कब्जे को लेकर सवाल और आवाज़ उठाए थे। इस हफ्ते हमने देखा कि अमेरिकी ब्लॉकेड के तहत क्यूबा की अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्सों को निजीकरण की तरफ धकेला जा रहा है। इस संदर्भ में बोलिविया के लोगों का संघर्ष का क्या मायने हैं? देखिए, ये सवाल आपने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है, बहुत महत्वपूर्ण है ये सवाल, और इसको समझना ज़रूरी है कि वेनेजुएला में एक
टेक्नोलॉजी बेस्ड मिलिट्री अटैक, और सडनली आप इन द मिडल ऑफ द नाइट, एक स्पेक्टिकल भी, एक तमाशा भी था वो एक रेस्ट ऑफ द लैटिन अमेरिकन लीडर्स के लिए कि तुम करोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा करेंगे। निकोलास मादुरो एवो मोरालेस की तरह, वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं छोटा सा एनेक्डोट बताना चाहती हूँ आपके दर्शकों की कि मैं वेनेजुएला गई थी और मुझे सौभाग्य मिला दोनों लीडर्स को एक साथ सुनने का, एवो मोरालेस को भी और निकोलास मादुरो को का भी। एक इस तरह का एक टेलीविज़न इंटरव्यू दे रहे थे वो, और हम सब लोग दर्शक और श्रोता के रूप में वहाँ मौजूद थे। और उनकी जो एनर्जी थी, मैं आपको बता रही थी कि जो मेरा वो जो टेलीविज़न इंटरव्यू जो एवो मोरालेस ने और जो निकोलास मादुरो ने, मैं बात कर रही हूँ 2000 मेरे ख्याल से 2017 की बात कर रही हूँ, 2017 की बात है ये। और आप ये देखिए कि पूरे लैटिन अमेरिका में जो एक पिंक टाइड आई थी, है ना, वो वेनेजुएला से शुरू हुई थी 1989 में। और क्यों आई थी कि नवोदारवाद यानी कि नियो लिबरलिज्म और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम के तहत जो तबाही लोगों ने फेस की थी, वो हमने तो देखी नहीं अभी हिंदुस्तान में, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी थोड़ा बहुत एक प्रोटेक्शनिज्म रहा है जिसको कि धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन वहाँ तो आपको बता रहे कि सिर्फ हवा बची थी जिसको कि प्राइवेटाइज नहीं किया था, पानी तक का निजीकरण हो गया था। जैसा मैंने आपको बताया, कोचाबाम्बा में वाटर वॉर्स हुई थी, पानी के बिल लोगों के इतने बढ़ गए निजीकरण के बाद कि पीपल केम आउट। तो ये मेरा कहने का मतलब ये कि 1990s में लैटिन अमेरिका में वेनेजुएला से जो शुरुआत हुई 1989 में, और जो प्रोजेक्ट, जो रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट जो कि ऊगो चावेस ने लाया। ऊगो चावेस का, मुझे 2 मिनट दें इसको समझाने के लिए कि ऊगो चावेस ने कहा कि वहाँ का जो बेस है डेमोक्रेसी का, ये लोग तो समझेंगे ही नहीं, समझना ही नहीं चाहेंगे। वहाँ का जो बेस है वो कम्यून्स है। वेनेजुएला में जो सोशलिस्ट डेमोक्रेसी है, इट इज़ बेस्ड ऑन कम्यून्स, जिसको कि ये डिक्टेटर कहते हैं। और कम्यून्स इतने एम्पावर्ड हैं, तो वो लोग जो इतने अच्छे खूबसूरत एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, एक नया तरह की समाजवादी प्रोजेक्ट जो था, जो कि एक्चुअली एग्जिस्टिंग सोशलिज्म, जो रियल सोशलिज्म था, उससे काफ़ी हट के था। ये जो सारे प्रोजेक्ट्स हो रहे थे जिसको कि हम पिंक टाइड कहते हैं, ये विदिन ये इलेक्शन से जो इन्होंने जीत के जो आई थी, इलेक्शन क्यों जीते? इसीलिए कि वो जो नियो लिबरल प्रोग्राम था, वो जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम था, लोग उससे, उस तबाही से परेशान हो गए थे। अब आप ये देखें कि वही प्रोग्राम्स अब फिर से लाने की कोशिश की जा रही है। देयर इज अ मैसिव राइट विंग असर्शन इन लैटिन अमेरिका। कल ही कोलंबिया के इलेक्शंस का रिजल्ट आया है, 50-50%, 49-50 इस तरह का, एंड द लेफ्ट विंग कैंडिडेट हैज़ लॉस्ट। पेरू में भी वो फुजीमोरी की डॉटर जो हैं, केइको फुजीमोरी, वो 3 बार हारी हैं। इस बार लग रहा है कि वो खींच के वही 50-50 आ रहा है। गुस्तावो पेट्रो जो कोलंबिया के, उन्होंने तो यहाँ तक इल्ज़ाम लगाया है कि इजरायली हैकर्स का काम है। और इसको हम ये ना समझें कि ये बिल्कुल ऐसे ही हवा में बात कर रहे हैं। वो वेनेजुएला पे निकोलास मादुरो का जिस इलेक्शन पे बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाया गया था 2024 में, उसमें भी हैकिंग हुई थी उनकी वेबसाइट की। उसके बाद हंडुरास में एक इलेक्शन हुआ जिसमें कि जो लेफ्ट विंग कैंडिडेट थी वो जीत रही थी और हैकिंग करके पूरे रिजल्ट्स बदले गए। ये सच्चाइयाँ हैं, ये वो सच्चाइयाँ हैं जो इंटरनेट में बड़ी ढूंढने पे भी नहीं मिलती हैं। और कोई बहुत ही बारीकी से अगर लैटिन अमेरिका को फॉलो करे, तब जाके मिलेंगी, क्योंकि आपका इंटरनेट भी तो आपको मालूम है कौन चलाता है। तो वेनेजुएला में जो हुआ उसकी जो कड़ी निंदा की है एवो मोरालेस ने, क्योंकि हम सबको ऐसी उम्मीद थी कि चाविस्तास जो हैं वो किसी तरह की वहाँ पे एक रेजिस्टेंस होगी। लेकिन ये मान लेना कि चाविस्मो ख़त्म हो गया है, कि वहाँ पे कैपिचुलेशन हो गया है, कि वहाँ पे बिट्रेयल हो गया है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि मैं भी वहाँ टच में हूँ, वहाँ पे क्या हो रहा है। और वो लोग ये कह रहे हैं हमें सांस, हम बस इतना कह रहे हैं कि हम पानी में डूब ना जाएं, बस इतना है कि यहाँ तक पानी आ गया है, बस हमारी नाक ऊपर है और हम ये चाह रहे हैं कि बस हम सांस लेते रहें। एंड दे आर बाइडिंग टाइम,
फ़िलहाल वेनेजुएला की हालत ये है कि उनके सारे लाइसेंसेस वो जो यूएस से इशू हो रहे हैं, लेकिन चाविस्मो अभी भी एक जीती जाती शक्ति है वहाँ। कम्यून्स जो हैं अभी भी बहुत एम्पावर्ड हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, और ये देखना है कि इतिहास में अब आगे क्या होगा। जहाँ तक क्यूबा के रिफॉर्म्स की बात है, ये क्यूबा के रिफॉर्म्स इस वक्त नेचुरली एक शॉक की तरह आए हैं क्योंकि 176 अमेंडमेंट्स आए हैं, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। वो बहुत दिनों से वियतनाम और चाइना का मॉडल, सोशलिस्ट मॉडल को पढ़ रहे हैं, और 1990 से जब से समाजवादी खेमा डूबा है तब से काफ़ी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो चुके हैं। और ऐसी स्थिति में जब आपके लोगों के पास 20 घंटे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, जब आपको पूरी तरह से ऐसी नाकेबंदी कर दी गई है कि हम अपने कुछ दोस्तों को जानते हैं, कुछ ऐसे लोग जिनकी कि वाइफ की डेथ हो गई है क्योंकि उनको जी सकती थी वो, लेकिन ब्लॉकेड की वजह से उनको मेडिसिन्स नहीं मिल पाई है वो। तो ऐसे बहुत चीज़ें हो रही हैं इस वक्त। व्हाट इज़ हैपनिंग इन क्यूबा इज़ अ क्राइम, इज़ अ जेनोसाइड। यही है कि गाज़ा में बम गिर रहे थे और यहाँ बम नहीं गिर रहे हैं, बट इट इज़, इफ़ दिस एनीथिंग दैट कैन बी कंपेयर्ड, अगर हम क्यूबा की बात करते हैं तो वो पैलेस्टीन। इट्स अ जेनोसाइड विच इज़ गोइंग ऑन। इन दैट डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्यूबा की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उन्होंने बहुत दिनों से, आज का नहीं है, ये 3-4 साल से डिस्कशन चल रहा था, लेकिन इस वक्त बल्कि मिगेल दियाज कनेल ने तो कहा है कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी कुछ मुखालफत हो सकती है इन रिफॉर्म्स की, बट इट वॉज अ यूनानिमस। वो उनकी जो नेशनल असेंबली है इसका यूनानिमसली उसको पास किया है। और हम उम्मीद रखेंगे, हम आशा रखेंगे कि इससे वियतनाम के साथ उनके बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। वियतनाम वहाँ पे बहुत काम कर रहा है, रशिया के साथ उनके एनर्जी सेक्टर में बहुत कंपनीज का आने का हुआ है। अब देखिए आगे क्या होता है। फ़िलहाल तो एक बहुत ही रूथलेस ब्लॉकेड वहाँ पे चल रहा है, लेकिन ये हमें नहीं मान लेना चाहिए कि ये जो वेनेजुएला में हुआ है, ये क्यूबा में हुआ है, इसका मतलब ये है कि वहाँ की जो प्रोग्रेसिव प्रगतिवादी ताकतें हैं, एक झटका है, बहुत बड़ा झटका है। लेकिन आप ये देखिए कि जो बोलिविया में जो एक ये अपसर्ज हुई है, ये दिखाती है कि जो 1990s की नियो लिबरल रिफॉर्म्स और जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स पे लैटिन अमेरिका की जनता उन पे वापस नहीं जाना चाहती है। अभी कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट पाज ने बोलिविया में स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया, और वो ये बोल रहे हैं कि जो ये संघर्ष चल रहा है लोगों का, इसकी वजह से ये लोकतंत्र पर ही अटैक हो रहा है। तो फिर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो उन्होंने बहुत पुलिस और सैनिकों और ये इतने हज़ारों में लोगों को, मतलब लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया है, ये मिलिटराइजेशन का टैक्टिक, क्या ये अभी हम लोग बढ़ते हुए देखेंगे, और क्या ऐसे स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर देना ये कॉमन चीज़ है? स्टेट ऑफ इमरजेंसी जब 2019 का तख्ता पलट हुआ, जब एवो को हटाया गया और जब ये जेनिन आनियस को लाया गया, जेनिन आनियस ने नवंबर में, मेरे ख्याल से 15 नवंबर और 19 नवंबर को 2 मैसेकर किए, एक नई लॉ लाके, यही स्टेट ऑफ इमरजेंसी की। उससे पहले की जो लॉ थी उसमें ये नहीं था कि कोई भी प्रेसिडेंट इस तरह से स्टेट ऑफ इमरजेंसी लाके मिलिट्री को बुला सकता है फॉर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, लेकिन जेनिन आर्से ने किया और 2 जगह मैसेकर हुए, जिसकी वजह से इतना इंटरनेशनल कंडेमनेशन हुआ और अंदर से इतनी आवाज़ें उठी कि उनको वो लॉ वापस लेनी पड़ी। और 2020 में जब लुइस आर्से, जब मूवमेंट टुवर्ड्स सोशलिज्म फिर से वापस आया, तो सबसे पहली लॉ जो उन्होंने हटाई वो थी ये स्टेट ऑफ एक्सेप्शन, जिसको कि आप इमरजेंसी या जो स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगाने वाली लॉ थी, उन्होंने हटाई वो लॉ, क्योंकि उन्होंने देखा कि किस तरह से उसका इस्तेमाल लोगों को मैसेकर करने के लिए किया गया था। वो हटाई गई और उस पर बहुत तरह के रोक लगाई गई। बताया गया कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए अगर इस्तेमाल होना है मिलिट्री का, तो उसके क्या प्रोसीजर होगा, क्या क्या उसके वो होंगे, उस पर बहुत सारे वो डेमोक्रेसी होती है, वरना तो आप मिलिट्री डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं ना वापस। डेमोक्रेसी ये होती है, डेमोक्रेटिक हाउ डू यू से प्लग्स होने चाहिए, कि अगर कोई लोकतांत्रिक एक एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति हो रही है लोगों की, तो उसको आप इस तरह से मिलिट्री और पुलिस से फोर्स से दमन करके रोक नहीं सकते हैं। उसके लिए कोई चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। चेक्स एंड बैलेंसेस डेमोक्रेसी में, रूल ऑफ लॉ क्या होगा, उसको किस तरह से डिफाइन किया जाएगा, और लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह से बरकरार रखा जाएगा,
उसके लिए आप मिलिट्री को बुला के लोगों का दमन करके, वो डेमोक्रेसी का हनन है, वो लोकतंत्र का हनन है। ये कहना कि आप लोग बाग तैयार नहीं है, मैंने कहा कि लोग तैयार नहीं हैं वापस 1990s के स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम में जाने की। लेकिन जो मैंने ऑर्गेनिक क्राइसिस की बात की थी शुरुआत में, कि लैटिन अमेरिका की रूलिंग क्लासेस का ऑर्गेनिक क्राइसिस ही ये है कि इसीलिए अभी देखिए कोलंबिया में भी जो कल इलेक्शन हुआ है उसमें अनफॉर्चुनेटली इवन द लेफ्ट पार्टीज़ जो वहाँ की हैं, जो गुस्तावो पेट्रो वगैरह की, वो जिनका कैंडिडेट हारा है, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बंदा जीता है वो एक न्यूकमर टाइप है। तो लोग बाग वापस ये कहीं इशारा नहीं कर रहे हैं कि हम वापस वो राइट विंग उन पे जा रहे हैं। लोग बाग ढूंढ रहे हैं, विकल्प ढूंढ रहे हैं, और सोशलिज्म को विकल्प बनने के लिए मौका ही नहीं दिया जा रहा है। इससे पहले कि वो एक पोस्ट न्यू लिबरल स्टेज पे अपने समाज को ले जा पाएँ, उससे पहले ही या तो ब्रूटली ड्रामेटिक तरीका जैसे कि वेनेजुएला में अख्तियार किया कि आप उनके लीडर को ही उठा के ले जाएं, या फिर आपको मालूम है कि इन्होंने कितनी बड़ी मदद की है रोड्रिगो पास की, कुछ 20 मिलियन का इनका डॉलर्स का इनका अकॉर्ड हुआ है। इसी तरह से नई बुकेले की जो जेलें बनी हुई हैं एल सल्वाडोर में, मतलब एक कंसंट्रेशन कैंप सा बना रहे हैं, और उसको आप कह रहे हैं कि इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को आप करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन लैटिन अमेरिका में बिकॉज ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह, इसमें बेशक वहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज है किसी भी रूलिंग डिस्पेंसेशन के लिए। लेकिन ये जो है, ये इस्तेमाल करना मिलिट्री का, ये तो पॉपुलर डिसेंट को, लोकतंत्र को ख़त्म कर देने के लिए, हनन करने के लिए है। लेकिन मुझे लगता है कि दिस साइलेंट फेज़ कि सीओबी जो उनकी जो यूनियन है उन्होंने इनके साथ अभी फ़िलहाल तो कर लिया, लेकिन मुझे लगता है कि एक साइलेंट फेज़ है। और वो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं उसको, द काम बिफोर द स्टॉर्म। नहीं मानेंगे बोलीविया की जनता, नहीं मानेगी, नहीं तैयार होगी। ये उनके लिए एक एथिकल क्वेश्चन है, वो एक सिविलाइजेशनल ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। एक आखिरी सवाल कि बोलीविया के लोग जो अभी इतना लंबा संघर्ष कर रहे हैं, और आपने बोला जैसे पूरे कंट्री को ही पैरालाइज कर दिया, इसका स्केल इतना बड़ा है, ये जब लैटिन अमेरिका और अन्य देशों में इतना दमन चल रहा है, जब यूएस इंपीरियलिज्म का हम ये नया कंटिन्यूड फेज़ देख रहे हैं, तो फिर बोलीविया के लोगों का ये संघर्ष क्या मायने रखता है जो बाकी के लोग संघर्ष कर रहे हैं और उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं? देखिए लैटिन अमेरिका में लिटरली उसको आप कहते हैं पोलराइजेशन, हम शब्द यूज़ करते हैं जिसका कि अर्थ यहाँ अलग है, लेकिन लैटिन अमेरिका पोलराइजेशन इज़ अ क्लास वॉर। वो एक वर्ग संघर्ष हो रहा है वहाँ पे, वो एक क्लास वॉर चल रही है वहाँ पे, और इसीलिए इतनी कोशिश की जा रही है कि भाई कोई दूसरा विकल्प उभर के आ ही ना सके। मतलब आप वेनेजुएला में जाके देखना होगा कम्यून्स कितने पावर्ड हैं, और इसीलिए जो ऊगो चावेस का ड्रीम था कि एक लैटिन अमेरिकन रीजनल यूनिटी होगी। आपको मैं बताऊं 1948 में एक संगठन बना जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स की नाभि जो थी वो लंदन में थी, सॉरी वाशिंगटन में थी, वाशिंगटन डीसी में, इसलिए कि उसमें पूरा जो ये लैटिन अमेरिकन गवर्नमेंट्स थी, ये लगभग यूएस गवर्नमेंट्स की बहुत ही तगड़े इन्फ्लुएंस में रहती थी। 1962 में इन्होंने क्यूबा को हटा दिया, उसको निकाल दिया क्यूबा को, ये कह के कि ये तो समाजवादी देश है। 2011 में पहली बार, 2012 में पहली बार जो 200 साल पुराना ड्रीम था सिमोन बोलीवार का, लैटिन अमेरिकन रिपब्लिक का, कि एक लैटिन अमेरिका की यूनिटी होगी, उस लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन यूनिटी का जो ऊगो चावेस ने जो, और फिदेल का भी उसमें वो था, पहल थी, उन्होंने एक सेलाक नाम का एक संगठन बनाया जो कि इनका अपना संगठन था 33 देशों का, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन कंट्रीज़ का। अब आप ये देखिए कि अमेरिका को ये मतलब, और उसमें तरह तरह के विचारधारा के लोग थे, ये नहीं था कि उस वक्त सारी प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट्स थी। इनफैक्ट मुझे याद आ रहा है कि 2011 में सेलाक का पहला ट्रॉयका इंडिया आया था हमारे सरकार से बात करने के लिए, और उसमें चिले की रिप्रेजेंटेटिव था, क्यूबा का और वेनेजुएला का, क्योंकि वो ट्रॉयका का मतलब ये होता है कि द पास्ट प्रेसिडेंट, द कमिंग प्रेसिडेंट एंड द प्रेजेंट प्रेसिडेंट, तो ये ट्रॉयका आती है। और चिले उस वक्त सेबास्टियान पिनेरा के रूल में थे, यानी एक राइट विंग गवर्नमेंट के
रूल के अंडर में था। बट लैटिन अमेरिकन रीजनल यूनिटी का जो नारा चावेस ने दिया था वो सबको प्रिय हो गया था, और वो लोग आए थे यहाँ पे एज अ ट्रॉइका, एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सेलाक। तो ये उसको भी अब दरकिनार करने की कोशिश की गई है। इसी तरह से FTAA, फ्री ट्रेड, जो उनकी जो ट्रीटी है जो अमेरिकास की, उसको उसके अगेंस्ट या उसके एक विकल्प के तौर पे ALBA, जिसको कि द बोलिवेरियन ऑल्टरनेटिव कहा गया था, बोलिवेरियन ऑल्टरनेटिव फॉर लैटिन अमेरिका कहा गया था। अब ये जो सारे इंस्टीट्यूशनल संस्थागत जो बदलाव हुए थे, ये सब धीमे पड़ गए, ये सब धीमे पड़ गए। जैसा कि मैंने कहा कि ये होने नहीं देना चाहते ये सब। इस बदलाव को इन्होंने रोका है। एक राइट विंग असर्शन हम लैटिन अमेरिका में देख रहे हैं, अर्जेंटीना में, कोलंबिया में, इक्वाडोर में। ट्रंप के दोस्त जो हैं वो राष्ट्रपति बने हुए हैं, लेकिन ये भी हम देख रहे हैं कि अगर 50-50 का आ रहा है और सेकेंड राउंड में जा रहे हैं इलेक्शंस, इसका मतलब ये है कि पोलराइजेशन की जो बात हो रही है कि वर्ग संघर्ष वहाँ तीव्रतर गति पे इस वक्त चल रहा है। तो मुझे लगता है कि बोलिविया से बहुत आशाएं बंधी हुई हैं, लैटिन अमेरिका में भी और लैटिन अमेरिका के बाहर भी। हम सब जो चाहते हैं एक नए समाज की हम रचना करना चाहते हैं, एक विकल्प देखना चाहते हैं, हम सब के लिए ये ज़रूरी है कि हम बोलिविया के बारे में देखें, पढ़ें। इसीलिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने न्यूज़ थाली ने यहाँ पे इस चर्चा को आज यहाँ मेरे साथ यहाँ पे जो आपने कर रही हैं, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच, आपने हमें बहुत सारी बातें बताई, और जैसा आप बोल रहे हैं हम सबको बोलिविया के बारे में जानने की ज़रूरत है और वो कैसा समाज बना रहे हैं वो देखने की ज़रूरत है।